जो कानून इंसर्ट किया गया है इनटू द 9th शेड्यूल। अब देखो 9th शेड्यूल हमारे संविधान के शुरुआती पार्ट में नहीं था, ये आप सब लोग जानते हैं। संविधान का जो पहला अमेंडमेंट आया 1951 के अंदर, उसके तहत हमने क्या किया, आर्टिकल्स भी जोड़े 31A 31B वगैरह, और साथ ही साथ में 9th शेड्यूल को भी हम लोगों ने ऐड किया। 9th शेड्यूल क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है, अगर कोई भी लैंड रिफॉर्म संबंधी कोई भी कानून अगर आता है, लैंड एक्विजिशन का कानून अगर आता है, तो उस कानून को क्या नहीं किया जा सकता, बाद में चैलेंज जो नहीं किया जा सकता। और ये परंपरा बकायदा आगे तक चलती रही। कब तक चलती रही, जब तक केशवानंद भारती का निर्णय नहीं आया। जब तक क्या नहीं आया, केशवानंद भारती का डिसीजन नहीं आया, क्योंकि केशवानंद भारती का वो डिसीजन बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को इंप्लीमेंट करने वाला पहला जजमेंट था, और सबसे लेंथी बेंच का जजमेंट भी है जो था। तो उसने क्या कह दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप कुछ भी चैलेंज करते हो, मतलब उस तरीके से तोड़ा फोड़ी करते हो, तो फिर आपके 9th शेड्यूल को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ओके मतलब आपके केशवानंद भारती केस का, देखो आप यहां पर आ जाइए, मैं आपसे से एक बात पूछता हूं कि डेट ऑफ जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती, ठीक है। नाउ सी वेरी केयरफुली, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान के अंदर कहीं पर भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये मेंशन थोड़ा कर रखा है, संविधान की बेरेट की भाषा में केशवानंद वर्ड यूज हो रखा है क्या, नहीं हो रखा है। ये जजमेंट कब आया था, आप तारीख देख पा रहे हो, 24 अप्रैल 1973, और यही डेट इन्होंने एग्जाम के अंदर आपके सामने मेंशन कर दी, 24 अप्रैल 1973, जबकि इन्होंने इस क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी केशवानंद वर्ड यूज ही नहीं किया। मतलब इनडायरेक्टली ये जो सेकंड क्लॉज है वो कहां से कनेक्ट होता है, केशवानंद भारती के केस से कनेक्टेड होता है। तो लॉ जो आपने 9th शेड्यूल में इंसर्ट किया है आफ्टर द 24 अप्रैल 1973, अब लगे हाथ इससे ये भी पूछ लो, आप इससे एक सवाल पूछो। ये 13 जजेस की बेंच आ रखी थी आपकी, जो है उस केस के अंदर, वहां पे टोटल लार्जेस्ट बेंच कहा जाता है इसको, स्टेट ऑफ केरला अदर्स वगैरह थे। अब यहां पर जो है ना, एक सवाल आप इससे पूछो कि फैक्ट्स अबाउट 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने इसको बोला है कि मुझे कुछ फैक्ट्स जानने हैं 9th शेड्यूल्स के संबंध में। अब देखो हो सकता है ये कुछ वो बातें बताएं जो हम अलग तरीके से ऑब्जर्व है जो करने का प्रयास है जो करें। ये तो हमको पता था कि फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, लेकिन क्या कोई और भी चीज है क्या, तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर, द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1951 में ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है। एंड लैंड रिफॉर्म एंड एग्रेरियन लॉ फ्रॉम बीइंग स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट, it now contain over 280 law, but post 1973 entries are subject to judicial review। देखो ये लाइन समझना, 1973 के बाद में अब जो भी एंट्री की जाती है उस पर जुडिशियल रिव्यू भी लागू होता है। मतलब आप अगर अभी आज की तारीख में उस कानून को अगर अप्लाई करवा दो ना, सोचो कि 9th शेड्यूल डाल दिया, आप कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। पहले नहीं बिगाड़ सकते थे 1973, और इसका कनेक्शन कहां से होता है, आर्टिकल 21B के साथ में कनेक्टेड होता है। एग्रेरियन रिफॉर्म का मतलब होता है जमींदारी कानून, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजों को मेंशन है जो करना। तो नाउ अब आप इस बात को समझेंगे ना, तो यहां पर आपके बीच में देखो तमिलनाडु का जो 69% रिजर्वेशन वाला कंसर्न है वो भी इसके अंदर आ रखा है। अब जरा आप चेक करो कि भाई तमिलनाडु का ये जो 69% रिजर्वेशन वाला लॉ है कब का आ रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कानून है ये आपके उससे पहले का रखा हो। देखो यहां पे मैंने एक सवाल पूछा, व्हेन इनेक्टेड, ये जो तमिलनाडु का जो 69%, क्योंकि आज की तारीख में आपको पता है कौन सा वो केस है जो ये कहता है कि अगर आपने इतना रिजर्वेशन किया उस सीलिंग के बियॉन्ड गए तो फिर वो असंवैधानिक कैसे हो जाएगा, याद करके बताओ। एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% की सीलिंग आप क्रॉस नहीं करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1992 के आसपास की घटना हुई थी, बताइए क्या नाम था केस का। वेरी गुड, क्या नाम था, इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वाला केस था अपने 1992 के अंदर। अब आप देखो की फैक्ट्स अबाउट तमिलनाडु, तो 1994 के अंदर आया। रिजर्वेशन परसेंटेज कितने थे, 30% बैकवर्ड क्लासेस, 20% मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, 18% शेड्यूल कास्ट, 1% शेड्यूल ट्राइब। ओवरऑल कितना चला गया, 69% चला गया। इसको
94 में हमने क्या किया, 9th स्केड्यूल के अंदर जो रखा, प्रेजेंट की असेंट है जो आ गई। अब सवाल ये आ रहा है कि 1994 में आया, इंदिरा साहनी के जजमेंट 1992 के अंदर आया, तो ये बच कैसे गया? ये सोचने वाली बात है। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट जुडिशियल इनवैलिडेशन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी रूलिंग विच कैप्ट रिजर्वेशन एट 50%। अब देखो उसमें जो भी हुआ उसको चैलेंज नहीं किया गया है, वॉट एवर द केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, 9th schedule law enacted after 24th April 19 are subject to judicial review if they violate the basic structure। लेकिन अब देखा जाए तो रिजर्वेशन को हो सकता है उस टाइम इन्होंने जो है क्या नहीं किया, एक वे के अंदर उसमें में रखा नहीं, और ये चल गया आज की तारीख के अंदर तमिलनाडु वाला एस्पेक्ट। लेकिन अगर कोई रिलेवेंट जजमेंट आता है, अगर मान लीजिए कोई फ्यूचर के अंदर प्रॉपर ग्राउंड के साथ हम तमिलनाडु की इस केस को लेके चैलेंज करें, तो चैलेंज तो हो सकता है। एनीवे, अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या कंसर्न है कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको उन सारे प्रोविजंस को लिंक करना चाहिए जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े हुए हैं। देखो, आज तक आप लोगों ने 9th स्केड्यूल को केशवानंद के साथ लिंक नहीं किया होगा। मेरा आप लोगों से ये कहना है, आज करिए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं दो अलग अलग संवैधानिक प्रावधानों का आपस में क्या कनेक्शन है जो होता है। तो 9th स्केड्यूल को केशवानंद भारती का केस डायरेक्टली प्रभावित करता है। क्यों? एक तारीख, मतलब कट ऑफ डेट कौन सी हो गई, 24th, जो आपके अप्रैल 1973 है, ये हो गई कट ऑफ डेट। इससे पहले 9th स्केड्यूल की एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद की 9th स्केड्यूल की एंट्री है तो मामला अलग चला जाता है। फर्दर अब देखो यहाँ पे और भी इन्होंने कुछ ऐसे केसेस बताए जो आपस में कनेक्ट है जो होता है, जैसे ये शंकरी प्रसाद। अब जब 9th स्केड्यूल का केशवानंद भारती से कनेक्शन है, तो मुझे बताओ, शंकरी प्रसाद जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट को एक तरीके से वैलिड डिक्लेयर किया, तो शंकरी प्रसाद का ऑटोमेटिकली केशवानंद से कनेक्शन हो गया, हाँ या ना? शंकरी प्रसाद 1951, देखो संविधान का पहला अमेंडमेंट 1951, शंकरी प्रसाद का जजमेंट 1951। इसमें क्या बात हुई कि भाई जो हमारा एक तरीके से 9th स्केड्यूल है और जो संविधान का पहला अमेंडमेंट है वो वैलिड है। संविधान का पहला अमेंडमेंट क्या है, एक तरीके से वैलिड है। तो अब इसका कनेक्शन यहां से हो गया, क्योंकि 9th स्केड्यूल वहां से जुड़ा हुआ, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ए इक्वल टू सी हो जाता है। शंकरी प्रसाद इक्वल टू 9th स्केड्यूल, 9th स्केड्यूल इक्वल टू केशवानंद भारती, तो शंकरी प्रसाद इक्वल टू केशवानंद भारती। हमें ना इस तरीके से चीजों को लर्न भी है जो कर सकते हैं। गोलकनाथ वाला केस आया 1967, इसने जो है पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर पे, खासकर फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर पे डाउट है जो रेज किया, ठीक है। फिर केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद वमन राव का जजमेंट था, उसने क्या कहा, लॉ एडेड बिफोर 24th अपहेल्ड, अब लेटर वन सब्जेक्ट टू रिव्यू। वमन राव का केस वो पहला केस था जो ये कहता है कि भाई केशवानंद भारती से पहले वाले जो भी 9th स्केड्यूल के जजमेंट है ना, वो एक तरीके से वैलिड है, ओके। और उसके बाद में जो 9th स्केड्यूल में कुछ ऐड किया गया वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है जो वहां पर है। आई.आर. कोहली वर्सेस तमिलनाडु क्लेरिफाइड दैट पोस्ट 1973 के बाद में 9th स्केड्यूल लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन इफ दे डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। बात हुई है। अच्छा मुझे बताओ, वमन राव और आई.आर. कोहली में आपको क्या लिंकिंग है जो दिखाई दे रही है? क्या आई.आर. कोहली वमन राव को एक तरीके से स्ट्रक डाउन कर रहा है क्या? नहीं। वमन राव ने क्या कहा कि भाई आपके 24 अप्रैल के बाद वाले जो जजमेंट है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आई.आर. कोहली भी यही कह रहा है, ये कह रहा है कि 9th स्केड्यूल लॉ जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर अगर वो क्या करता है, डैमेज करता है, तो अपन स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये चारों ही जजमेंट एक तरीके से आप चारों क्या पांचों ही जजमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे? मतलब पता है क्या होता है, हम है ना कई बार लैंडमार्क जजमेंट को एक तरीके से लर्न करने का प्रयास करते हैं, हमें लगता है कि हमें इसको इस तरीके से याद कर लेना चाहिए। मेरा ही मानना है कि आपको लैंडमार्क जजमेंट को आपस में लिंक कर देना चाहिए। जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ में जोड़ दोगे ना, तो वो जब एक पॉइंट पकड़ोगे तो सारे पॉइंट आपके सामने है जो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक आखिरी पॉइंट, आपके संविधान में जो 9th स्केड्यूल है, उस 9th स्केड्यूल जहां पे खत्म होता है तो आपको छोटा थोड़ा बहुत स्पेस दे रखा है, तो क्या वहां पर आप एक टाइमलाइन का ऐसा डायग्राम बना सकते हो इन पांचों केसेस का? व्हाई नॉट? टाइमलाइन का डायग्राम का मतलब मेरा कहने का ये होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्पेस पड़ा है, तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करो कि भाई ये ईयर यहाँ पे, इस ईयर में ये वाली बात हुई,
फिर उसके बाद ये ईयर यहाँ पे, इस ईयर में ये वाली बात हुई, फिर ये ईयर यहाँ पे, फिर इसमें कोर्ट ने ये वाली बात कही, फिर ये ईयर यहाँ पे इस केस में ये वाली बात है जो कही गई, फिर ये यहाँ पे इस ईयर में ये वाली बात है जो कही गई। जैसे आपके सामने सेगमेंट नहीं आ रही है, कौन कौन सेगमेंट आ रहे हैं जरा देखो इसको। तो यहाँ पर आपके सामने जो अलग अलग ये सेगमेंट है जो आ रखे हैं, कहाँ गया हमारे पास में दिस पॉइंट, मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो 1951, 1967, तो भाई 1951 में क्या हुआ था, देयर आफ्टर 1967 में क्या हुआ था, तो ये 1967 में क्या हुआ, उसके बाद में आपके सामने ये पॉइंट आपके सामने अगला कौन सा रह गया, 1973 में क्या हुआ, ये 1973 की बात है जो लिख लो यहाँ पे। देयर आफ्टर 1981 में क्या हुआ, 1981 के अंदर क्या क्या आ गया, और फिर आपके 2007 के अंदर है जो क्या आया। तो ये जितने भी पॉइंट हैं इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं कि भाई ये शंकरी प्रसाद ने कुछ कहा था, ठीक है। फिर ये आपके यहाँ पे जो पॉइंट आ रखा था वो गोलकनाथ वाला केस आ गया था, तो गोलकनाथ ने क्या कहा था, पता है इसी बहाने है ना आप इन पांचों चीजों को आपस में क्या कर पाएंगे, कनेक्ट है जो कर पाएंगे। ये केशवानंद वाला मामला आ गया, ये आपकी वमन राव का केस है जो आ गया, और एक कौन सा आखिरी पढ़ा था हम लोगों ने, आईआर कोहली वाला जजमेंट, तो ये आपकी आईआर कोहली वाला जजमेंट। तो है ना इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, 9th स्केड्यूल के एंड में इसको इसमें लिंक है जो कर लेना चाहिए। क्या पॉसिबल है करना, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी बहाने फ्यूचर के अंदर अगर कोई चीज आपके सामने आ गई तो आप आंसर दे पाओगे हाँ या ना, 100%। तो एक तीर से 3 नहीं 5 जो है निशाने हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं। मैं शेयर कर देता हूं जी, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, आपको ये वाला सेगमेंट चाहिए तो लेट मी शेयर विद यू। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बैरेक में ये चीज मेंशन कर देना, क्योंकि ये बातें ना एग्जाम के अंदर जब आती है ना तब हम जाने अनजाने उन चीजों को क्या कर जाते हैं, गलत है जो कर देते हैं। दैट्स सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप लोग जो हैं इस बारे में जरूर दिमाग लगाएं। और वैसे ये वाला पॉइंट मैं आपको शेयर अभी कर देता हूं, मतलब हमें एआई का ये वाला इस्तेमाल करना है। आपको पता है मैं बड़ी ईमानदारी से आपके बीच में एक बात एडमिट करता हूं, आज से अगर 2 साल पहले मैं इसी टॉपिक को पढ़ा रहा होता तो शायद ये पांचों जजमेंट इस तरीके से लिंक करके मैं उसी टाइम पे नहीं बता पाता। टेक्नोलॉजी को हम इसी में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकती है, एनहांस कर सकती है, बूस्ट कर सकती है। खैर एनीवे वापस आ जाते हैं, और हमारे पास में यहाँ पर ये रहा सेगमेंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस केस को कि भाई क्या था इसके अंदर, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यस। तो अब ये 4th पॉइंट आ गया, तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे 24 अप्रैल डेट क्यों आ रखी है, ये पॉइंट यहाँ पे। अब देखो ये सवाल वाकई में किस लेवल का था, जुडिशरी का। एआईबी के अंदर भले ही पूछा गया लेकिन जुडिशरी लेवल का था, वरना कोई कैंडिडेट सोचेंगे यार 9th ये डेट कब की, हो सकता है कि 9th स्केड्यूल इस डेट को आ रखा हो, नहीं, इस डेट को कौन आया था, केसवाल ने जो आ रखा था। पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है वो अनलिमिटेड है, मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी चीज को अमेंड जो कर सकते हैं। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर पे लिमिट हो जाता है। क्या पार्लियामेंट हमारी बेसिक स्ट्रक्चर को लिमिट कर सकती है क्या। अब मैंने यही लाइन इससे पूछी एआई से, भाई तेरा क्या कहना है, ऑब्वियसली बात इसका आंसर नो है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, नो है जो होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ एडिशनल जानना चाहते हैं, इसलिए हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व है जो कर रहे हैं। चलो मैंने इसको ये कमांड है जो दिया कि भाई इस बारे में तेरा क्या कहना है मुझे बता। अभी कह रहा है कि हम तुमको ऐसे ऐसे नहीं सर्च करने देगा, पहले तुम एक काम करो, पहले तुम लॉग इन करो। हाँ तुम बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन तो खुद का दिलाया लिंकिंग ऐप का, और फ़ायदा मेरे से उठा रहे हो। तो मैंने इसको कहा ओहो ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल मांग रहा है। तो जब ज़्यादा डिटेल मांगता है तो फिर क्या होता है, कई बार हमको क्या करना पड़ता है कि सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, है ना। फिर हम दूसरा विंडो ओपन कर देंगे, ये लो जी, ओहो ये यहाँ पर भी आ गया। चलो यही दे देता है जी, ओरिजिनल एग्जैक्ट डेट तो नहीं दूंगा लेकिन आसपास के दे देता हूँ। तो जनवरी 2021। सर आप भी हमारी तरह ही करते हो कि हम भी ऐसे ही करते हैं, हम ओरिजिनल डेट कभी नहीं देते, देनी भी नहीं चाहिए। देखो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कभी भी आपके टेलीग्राम हो कोई भी हो मीडिया हैंडल्स वगैरह, उस पर हमें अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम लोग मानव इंसानी प्राणी है। कई बार हम लोग अपना जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना,
तो उसके अंदर अपन डेट ऑफ बर्थ का लिंक दे देते हैं, ये लोगों को सब पता चलता है कि आप पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हो वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में फिर होता क्या है, होता ये है कि वहां पर जो हैकर्स हैं, ये जो कोई व्यक्ति मिसयूज करना चाहता है, वो आसानी से आपके इन चीजों को इस्तेमाल कर लेता है। जैसे मान लो कई बार जो आपके एयरटेल कंपनीज है, बैंक्स हैं, अगर वो वेरीफाई करना भी चाहे कि भाई आप ही ओरिजिनल पर्सन हो और आपकी सारी डिटेल उस दूसरे पर्सन को पता है, तो वो तो फिर फटाफट करेगा। मतलब एक तरीके से सारा सेगमेंट वहां पर आ जाएगा। सर आप 303 कर रहे हैं एआई से, 303 होता है बीएनएस का, जिसका मतलब होता है चोरी। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप सामने वाले से पूछ पूछ के कर रहे हो, उसको पता है, तो उसमें चोरी कहां से हुई? देखो, अगर लॉ के बंदे के सामने सेक्शन बोलोगे तो सोच समझ के बोलो। आपने क्या कहा? थेफ्ट। थेफ्ट कब होता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, नंबर वन। मूवेबल प्रॉपर्टी हो, पहले तो आप ये साबित करके दिखाओ कि डेटा मूवेबल प्रॉपर्टी। आज तक का कोई ऐसा जजमेंट निकाल के बताओ जो ये कहता है कि डेटा जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा के अंदर आता है। तीसरा ये कि आउट ऑफ पोजीशन आप ऐसे करो, क्या इनके पास पोजीशन है? ये भी तो कहीं और से चुरा के एनालिसिस करके हमारे सामने रख रहे हैं। नहीं यकीन हो रहा है, बताओ क्या ये पोजीशन इनके पास में है? जब आप देखोगे तो इन्होंने सोर्सेज का मेंशन भी है जो कर रखा होता है, तो वो कैसे आप प्रूव करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट कंसेंट कैसे हुआ? हम तो इसके घर पे जाके इसी से पूछ के क्या कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस है जो कर रहे हैं, तो 303 कैसे हुआ? आराम से रात को सोने से पहले सोच लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ अब देखो यहां पे कौन सा पॉइंट आया कि आर्टिकल 368 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर दे रखी है, चलो कोई बात नहीं, 368 में दे रखा है, पार्ट नंबर 20 कहलाती है। शुरुआत में 1951, 1951 शंकरी प्रसाद का केस। अच्छा 1951 में वो कौन सा केस आया था जो भी आपने हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा? ये जो 9th स्केड्यूल के संबंध में है, जिसने 9th स्केड्यूल को एक तरीके से वैलिड डिक्लेयर किया था, वो कौन सा केस था? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अभी जस्ट 2-3 मिनट्स अगो हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था 1951, फिर उसके बाद 1967, फिर 1973 वगैरह वगैरह। केशवानंद भारती 1973 का था भाई, मैं तो कह रहा हूँ 1951 में जिसने पहले अमेंडमेंट को, फर्स्ट जो हमारा संविधान का अमेंडमेंट हुआ था, इसको वैलिड डिक्लेयर किया था। क्या नाम था उसका? शंकरी प्रसाद का केस। ठीक है, तो क्या सर ये वही केस है क्या? अरे तो आप इसको देखो, ये वही तो केस है, और कौन सा केस है? मतलब आपस में सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो 1951 और 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट की जो पावर है वेरी वाइड है। अब आप देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि शंकरी प्रसाद का जो केस आया था, उसने ये कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिड है, और साथ ही साथ उसने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो वेरी वाइड हो रखी है। शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद का केस बेसिकली जुड़ा हुआ तो अमेंडमेंट से ही है ना? आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट के बारे में पहला केस कौन सा था? शंकरी प्रसाद का केस। सबसे पहला केस जो अमेंडमेंट के बारे में डील करता है वो शंकरी प्रसाद केस है। फिर 1965 में इस तरफ तो भारत चाइना का वॉर चल रहा था, और उसी तरफ जो है एक सज्जन सिंह का केस आया। सज्जन सिंह के केस में और शंकरी प्रसाद के केस में दोनों सेम नाम राशि के, एस फॉर शंकरी, एस फॉर सज्जन सिंह। दोनों ही केस में उन्होंने ये कहा पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है वो अनलिमिटेड है। शुरुआत में ये कहा गया था। फिर टर्निंग पॉइंट कहां पे आया? केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद के भारती के केस ने क्या कहा? बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, और इसने एक तरीके से बोला कि नहीं भाई, आप अपनी अमेंडमेंट पावर से बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। और फिर केशवानंद को किसने कंफर्म किया? इंदिरा गांधी और मिनर्वा मिल्स ने। इंदिरा गांधी राजनारायण वर्सेस मिनर्वा मिल। अब देखो, आप लोगों को याद है बचपन में हम लोग एक छोटा सा वो गेम खेला करते थे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोल लो कितने तीतर? याद है कि नहीं याद है? केशवानंद भारती के पहले दो जजमेंट जो इससे नेगेटिव बात करते हैं, केशवानंद भारती के बाद में दो जजमेंट जो इसकी पॉजिटिव बात करते हैं। तो क्या आर्टिकल 360 के 8 के पास में आप एक इस तरीके का चक्कर बनाओ, ऐसा गोल चक्रा बनाओ, तो वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है? तो बनाओ। जैसे हम लोगों ने कहा ना 1951, 1965, मतलब आपको आर्टिकल 368 मैं आपके सामने करके दिखा देता हूं ना, एक करके दिखा देता हूं, बाकी तुम खुद करोगे। सी,
ये आगे हम 368 के पास। अब 368 यहाँ पे हमारा फिनिश है जो होता है, तो मेरे को इतना स्पेस मिल रहा है, काफ़ी है इतना स्पेस, इतना ही स्पेस है जो चाहिए। देखो सबसे पहले कौन सा ईयर जो है डील किया जाएगा, 1951, 1951 ये मेरा पहला पॉइंट। उसके बाद में दूसरा कौन सा कंसर्न आया, फिर उसके बाद में आया 1965, फिर उसके बाद में क्या क्या चेंजेज हुए, 1973, ओके। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी वाला 1975, फिर उसके बाद मिनरवा मिल्स वाला 1980। आप बेसिकली इसमें टाइमलाइन बना लो कि भाई ये पॉइंट यहां से मेरा इस तरीके से कनेक्ट होता है। 1951 के नीचे हिंट लिख लो, खाली एक ही वर्ड लिखो, शंकरी। तो जब भी आपको शंकरी दिखाई देगा आप अपना समझ जाओगे शंकरी प्रसाद की बात हो रही है। फिर आपके 1965 के अंदर कौन सा मैटर है जो आपके बीच में आया, सज्जन सिंह केस। तो यहाँ पे आपका सज्जन सिंह केस क्या कहता है, शॉर्ट में डाल दो सज्जन सिंह, ये वर्ड आप यहां पे मेंशन कर देंगे कि सज्जन सिंह का केस। फिर ये केशव, देखो नाम से पता चलता है केशव मतलब कृष्ण। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि पार्थ तुमको ऐसे करना है काम। तो संविधान के अंदर केशवरंद भारती केशव का काम है जो करता है, वो बताता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। फिर यहां पे कौन सा मामला आया, इंदिरा गांधी वाला ये इंदिरा गांधी राजनारायण। और फिर ये कौन सा आया, मिनरवा मिल्स। अब आप देखो यहां पे आपको एक हिंट लिखना है, क्या कि जो आर्टिकल 368 में पावर है, पावर अंडर आर्टिकल 368, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो पावर अनलिमिटेड है। कौन, शंकरी प्रसाद। सज्जन सिंह ने भी क्या बोला, ये पावर अनलिमिटेड है। ये क्या कह रहा है कि पावर लिमिटेड है भैया। मतलब आप जो है अनलिमिटेड मान लो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। इसने बोला कि जो केशव ने कहा वो रेडी है, मतलब इसने इस बात को क्या किया, कंफर्म है जो किया। इसने भी इस बात को क्या किया, कंफर्म है जो किया। तो आप ही कह सकते हैं कि शंकरी और सज्जन सिंह के केस को ओवरराइड किया केशवानंद ने, हाँ, और केशवानंद के केस को रीअफर्म किया इंदिरा गांधी और मिनरवा मिल्स के केस में, यस। तो अब अगर मैं, एक तो क्या होता है, एक तो होता है कि जजमेंट खाली टैगलाइन में लिख दूं, और एक में जजमेंट को टाइमलाइन में लिख दूं। देखो दोनों में अंतर है, एक होता है टैगलाइन, एक होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि हमने अलग अलग जजमेंट को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एडजस्ट कर दिया। इसका फायदा पता है क्या मिलेगा, अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑफ द केसेस इज करेक्ट वन, तो कैसे करोगे उसको डील। जैसे उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू अमेंडमेंट, अरेंज ऑल अबव जजमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब बताओ, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसी बहाने आपको 5 केसेस के बारे में तो जानकारी मिल गई। कौन कौन से 5 केसेस, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह 1965, केशवानंद 1973, देर आफ्टर आपके 1975 राजनारायण यानी कि इंदिरा गांधी वाला मामला, और देर आफ्टर कौन सा हो गया, उसके बाद में आपके मिनरवा मिल्स वाला केस हो गया 1980 के अंदर। तो ये 5 चीजें क्या हो गई एक तरीके, तो साइकिल जो है ना, साइकिल हमेशा आपको याद रह जाती है कि अच्छा इस पॉइंट को, तो हमेशा जजमेंट को कोशिश करो क्रोनोलॉजिकल चीजों में डील करने का। तो अगेन ये हमारे एक दूसरा पार्ट हो गया। मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये लोग अभी जजमेंट पूछने से तो बाहर जाएंगे नहीं, आप और हम इनको रोक भी नहीं सकते। तो कहीं न कहीं हमें ही एडजस्ट होना पड़ेगा। देखो या तो दुनिया को एडजस्ट करो खुद के अकॉर्डिंग, और या फिर खुद एडजस्ट हो जाओ दुनिया के अकॉर्डिंग, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसको इसको रूल ऑफ सर्वाइवल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ सर्वाइवल। अगर जिंदा रहना है तो या तो प्रकृति से भिड़ जाओ या प्रकृति के अकॉर्डिंग ढल जाओ, दोनों में से एक एस्पेक्ट है। तो सोचो अगर हम ऐसा लगभग लगभग जो भी रिलेवेंट आर्टिकल वहां पे करते हुए चले जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे चीजें रिपीट होगी। जैसे मुझे बताओ, हम लोगों ने 9th स्केड्यूल को देखा, 368 को देखा, शंकरी प्रसाद रिपीट हो रहा है, केशवानंद रिपीट हो रहा है, हमारा काम आसान हो गया। एनीवे, गेट बैक टू द मेन थिंग। अब यहां पर वापस आ जाते हैं। तो अब ये जो पॉइंट इन्होंने पूछा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला वाला करेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट, और ये इनकरेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन सोचो सवाल कितना अच्छा है, और पूछा भी कहाँ गया, एआईबी के अंदर है जो पूछा गया है।